हेलो बच्चों, मास्टरमाइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक्स। जैसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और इसके 3 अलग अलग हम डिफिनेशन बताएंगे। इसके बाद हम इसका एसआई यूनिट, इसका डायमेंशन फार्मूला, यह किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानेंगे, ये क्या होता है। इसको आप चार्ज फोर्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है, या इसको आप कहते हैं कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें हम लोग जानेंगे कि किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है तो क्यों आता है, ठीक है, उसका बेसिक रीज़न हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कई तरीके हैं। अगले लेक्चर में आपको सारे तरीके बताएंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम केवल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करेंगे कि फ्रिक्शन से, रबिंग से चार्ज कैसे डेवलप होता है और क्यों डेवलप होता है। जैसे कि आप कॉम्ब को, प्लास्टिक के कॉम्ब को ड्राई हेयर पे आप रब करते हैं तो वह पेपर के स्मॉल पीसेज को अट्रैक्ट करता है, तो क्यों अट्रैक्ट करता है, ये सब हम इस यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिकल चार्ज भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी कहा जाता है, और शॉर्ट में हम केवल चार्ज बोल देते हैं। चलिए, तो चार्ज का डिफिनेशन हम लोग समझते हैं, चार्ज है क्या। तो ध्यान देंगे, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं कि दो ऑब्जेक्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो किसकी वजह से लगता है, तो लगता है मास की वजह से। और मास क्या है, मास जो है मैकेनिक्स में मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से अगर दो चार्ज्ड बॉडी हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से वर्क करता है, चार्ज की वजह से। चार्ज क्या है, चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो चार्ज का यहाँ से डिफिनेशन क्या बनेगा कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सिमिलरली चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। तो डिफिनेशन देखिए क्या बन गया। डिफिनेशन हो गया कि एज ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अनदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। तो देखिए डिफिनेशन क्या हो गया यहां से, एज ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is due to another fundamental property called चार्ज। तो ये चार्ज का डेफिनेशन हो गया। एज ग्रेविटेशन फोर्स exist between two objects due to their mass, similarly electrostatic force is due to another fundamental property called charge। ओके, चलिए अब इसके सेकेंड डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, वहाँ से थोड़ा सा चार्ज क्या होता है और क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, एटम बना होता है फंडामेंटल पार्टिकल से। तो एटम में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स आप जानते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स
तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, परंतु नेचर में अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे आप चार्ज की वैल्यू पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है इतना ही होता है, बस अपोजिट होता है नेचर में, +1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसको लिखा जाता है -E और इसको लिखा जाता है +E, जहाँ E जो है एलिमेंट्री चार्ज है, E का मतलब है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अच्छा, अब देखिए आपको पता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराएं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसी तरह से दो प्रोटॉन को अगर हम आपस में इंटरेक्ट कराएं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करते हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को जब आप इंटरेक्ट कराते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है, इस फोर्स का नाम क्या है, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी रिसाइड करता है जिसकी वजह से उनके बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो चार्ज का दूसरा डिफिनेशन हम क्या देंगे, चार्ज का सेकेंड डिफिनेशन देंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड चार्ज। तो सेकेंड डेफिनेशन देख लीजिए, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन which gives rise to electrostatic force between them is called charge। तो ये चार्ज का सेकेंड डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है। अच्छा, अब इसका थर्ड डेफिनेशन देख लीजिए, चार्ज क्या होता है और क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, चार्ज जो है मास की तरह एक फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी पूछे कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, तो सिंपल वर्ड्स में आप बोलेंगे कि चार्ज जो है फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या है, फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्ड डेफिनेशन यहां से क्या बनेगा, चार्ज लाइक मास is a fundamental intrinsic property, या इसी को हम कहते हैं बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which
इट प्रोड्यूसेज और एक्सपीरियंसेज, इट प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो एग्जाम में आप इनमें से कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, सब डिफिनेशन जो है अपने आप में बेस्ट है। देखिए अब इस डिफिनेशन को थोड़ा समझना है। यहाँ पर फंडामेंटल वर्ड इस डिफिनेशन में भी आया है, फंडामेंटल वर्ड इस डिफिनेशन में भी देखिए फंडामेंटल वर्ड आया है, इस डिफिनेशन में भी फंडामेंटल वर्ड आया है। तो ये फंडामेंटल वर्ड बार बार हम क्यों डिफिनेशन में यूज कर रहे हैं चार्ज के डिफिनेशन में, ठीक है। तो ध्यान देंगे एग्जैक्टली चार्ज है क्या ये हमें नहीं पता है कि चार्ज क्या होता है। नो वन कैन टेल यू एग्जैक्टली व्हाट चार्ज इज, दे कैन ओनली टेल यू हाउ चार्ज इंटरेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि यह एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि चार्ज क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो डेवलप करेगा, ठीक है। चार्ज यहाँ भी देखिए यूज किए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, यहाँ भी जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। प्रोड्यूसेज, तो चार्ज को डिफाइन करते हैं उसके प्रॉपर्टी से, उसके बिहेवियर से, कि अगर चार्ज है तो वह क्या करेगा, वह इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जिनका एग्जैक्टली आंसर हमें नहीं पता होता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं तो वो क्यों रिपल करते हैं, इसका एग्जैक्टली यूनानिमस जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा। यह एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है तो क्यों लगता है। तो फंडामेंटल क्वेश्चन वे होते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है, उनका जवाब हम ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। और जब उनका जवाब मिल जाता है तो एक दूसरा क्वेश्चन फंडामेंटल क्वेश्चन बन जाता है जिसका जवाब हम नहीं जान रहे होते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो चार्ज को उसके बिहेवियर से डिफाइन किया जा रहा है, उसके चार्ज को उसके प्रॉपर्टी से डिफाइन किया गया है, ठीक है। अच्छा तो फंडामेंटल वर्ड ये बार बार क्यों यूज कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेज, प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेज का क्या मतलब है। तो ध्यान देंगे अगर प्रोटॉन है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे तो यह इस पर फोर्स लगाएगा तो यह भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो यह प्रोड्यूस करता है फोर्स, तो साथ ही क्या है एक्सपीरियंस भी तो करता है। तो प्रोड्यूसेज एंड एक्सपीरियंसेज दोनों वर्ड है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये मैग्नेटिक इफेक्ट वर्ड यहाँ क्यों यूज हुआ है डिफिनेशन में, ये आपको समझना है। तो ध्यान देंगे अगर चार्ज रेस्ट में है तो वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वो डेवलप करता है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स का एक दूसरा मतलब भी आप समझ सकते हैं। अगर आप प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, प्रोटॉन को, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरह से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड में तब भी उस पर फोर्स लगता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा होता है तब भी उस पर एक फोर्स लगता है जिसको आप लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो हाँ लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रेस्ट में है तो फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर मोशन में है तो फोर्स लगता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों वर्ड आए हैं डिफिनेशन में। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तीनों डिफिनेशन, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका सिंबल क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q और स्मॉल q से चार्ज को, ठीक है। अच्छा ये किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है,
तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देंगे फिजिकल क्वांटिटी ये डेराइव्ड है, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल है। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज, लेकिन ये क्वांटिटी कैसा है तो डेराइव्ड है, फिजिकल क्वांटिटी डेराइव्ड है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है तो इसका एसआई यूनिट चार्ज का होता है कूलॉम, जिसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से नहीं। ठीक है, अच्छा इसका डायमेंशनल फार्मूला तो डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं। फार्मूला आप पढ़े हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाता है I इंटू टी, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ Q इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ I इंटू डायमेंशन ऑफ T। तो I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, Q चार्ज है, T टाइम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, करंट का डायमेंशन आप पढ़ते हैं कैपिटल A एम्पियर, और डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन आप लिखते हैं कैपिटल T, तो हो जाता है AT। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है चार्ज का। ओके, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड नेगेटिव चार्ज। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अधिक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन वो जो है अधिक होगा, ग्रेटर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज को आप डिफाइन कैसे करते हैं तो इसको लिखते हैं इट इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेयर टू प्रोटॉन, और इसको क्या लिखते हैं इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेयर टू प्रोटॉन। इसका डिफिनेशन आप क्या लिखते हैं, इट इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in compared to protons। और यहाँ क्या आप लिखते हैं इट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस से नेगेटिव चार्ज आता है। अभी इसको हम और ज़्यादा क्लियर समझेंगे नेक्स्ट हेडिंग में। ये जो बात है इसको अभी हम नेक्स्ट हेडिंग जो है, नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, वहाँ जो है ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहाँ हम डिटेल में इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव नाम है चार्ज का, ये किसने रखा हुआ है, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ चार्ज में कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये नाम दिया हुआ है साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा इन 1715 में, 1750 इन 1750 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रखा, तो ध्यान देंगे वो बहुत चालाक साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि चार्ज जो है अलजेब्रिकली ऐड हो सकता है। ठीक है,
अलजेब्रिकली चार्ज ऐड हो सकता है, एडिटिव नेचर उसमें देखा उन्होंने, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया। इसके अलावा उन्होंने देखा कि अगर हम दो डिफरेंट मटेरियल को रब कर रहे हैं तो दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है, और जब दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं तो वापस दोनों का चार्ज ख़त्म हो जा रहा है, दोनों न्यूट्रल हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहीं से जो है उन्होंने दो नाम रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और भी कई चीज़ों का नाम रखा है, जैसे कि फैन में आप कंडेंसर जो यूज करते हैं वो कंडेंसर वर्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं दिया है। बैटरी वर्ड भी बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं दिया है। ओके, अच्छा, अब देखिए यहाँ एक नोट आप समझेंगे, छोटा सा शॉर्ट नोट क्या है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है चार्ज का वो मैथ के पॉजिटिव नेगेटिव से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? तो अगर हम बोले आपसे कि एक बॉडी पर +3 कूलाम चार्ज है और एक बॉडी पर -3 कूलाम चार्ज है और पूछें कि किस बॉडी पर अधिक चार्ज है, बॉडी ए पर ज़्यादा चार्ज है कि बॉडी बी पर ज़्यादा चार्ज है, तो शायद आप बोलेंगे कि बॉडी ए पर चार्ज ज़्यादा है। तो ये गलत है। दोनों पर इक्वल चार्ज है, दोनों पर इक्वल चार्ज है, बस नेचर उनका अपोजिट है। एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि है कि जीरो से छोटा चार्ज नहीं होता है। तो नेगेटिव नंबर आप मैथ में जानते हैं कि वो जीरो से छोटा होता है, पर यहाँ पर चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। ओके, चलिए, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर किस पे अधिक चार्ज है, तो दोनों पे बराबर चार्ज है, इक्वल चार्ज है, बस चार्ज का जो नेचर है वो क्या है, अपोजिट है। दोनों पर चार्ज का जो अमाउंट है वो इक्वल है। ओके, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इसी को कहते हैं कैवेंडिश लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ठीक है। साइंटिस्ट कैवेंडिश ने इसको दिया था, इस लॉ को, या इसी को चार्ज फोर्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो आप पढ़े हैं ये लॉ, अब जो है छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? लाइक चार्जेज रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। इट स्टेट्स दैट लाइक चार्जेज का मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेज, सेम टाइप ऑफ चार्जेज, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो वहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो लाइक चार्जेज, सेम टाइप ऑफ चार्जेज रिपल टू ईच अदर and unlike charges का मतलब अपोजिट चार्जेज, डिसिमिलर चार्जेज। ये सिमिलर चार्ज, यहाँ डिसिमिलर चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अगर अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट होगा, ठीक। तो ये जो है चार्ज फोर्स लॉ है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ भी देखिए फंडामेंटल वर्ड आया है। तो फंडामेंटल क्यों वर्ड आया है? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ध्यान देंगे ये जो अट्रैक्शन है और रिपल्सन है ये एग्जैक्टली क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका रियल रीज़न हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए यह एक फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अच्छा, ध्यान देंगे हमें ये पता है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हम पता कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रियल में क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, एग्जैक्टली रीजन इसका हमें नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में चार्ज की तरह मास
मास भी क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि मास क्या है, हमें ये पता है कि दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, फोर्स का डायरेक्शन भी पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हम पता कर सकते हैं न्यूटन्स के लॉ से, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। लेकिन एग्जैक्टली अगर दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो क्यों लगता है यह हमें नहीं पता है, यह भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसका आंसर हम ढूंढ रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। शॉर्ट में इसको केवल इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब चार्जिफिकेशन, ठीक है। नंबर 1 ध्यान देंगे, जितने भी मैटर हैं, मटेरियल है, वो बने हैं किससे, एटम से। एटम क्या है, एटम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। जैसे कि बिल्डिंग बने होते हैं ईंट से, वैसे ही हर एक मटेरियल किससे बना है, एटम से, या पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसे, इस बात को आपको समझना है। तो इसमें जो पहली बात कही गई है इलेक्ट्रॉन थियरी में कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। ओके, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू equal number of protons and electrons present in it। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, इस बात को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। चलिए पहला तरीका देख लीजिए। किसी भी एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट का जनरल आप सिंबल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जनरल सिंबल आप ये पढ़ते हैं जेड, एक्स, जेड और ये ए। जेड क्या है, तो जेड आपका एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर है, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू, आप पढ़े होंगे फार्मूला केमिस्ट्री में कि जेड इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई भी एटम है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होने के वजह से, ठीक है। तो प्रोटॉन का टोटल प्लस और इलेक्ट्रॉन का टोटल माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे कि पूरा एटम न्यूट्रल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का होता है 11Na23, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और ए में से जेड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना हो तो ए में से जेड सब्ट्रैक्ट करते हैं, 23 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12 न्यूट्रॉन है। लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, वह चार्जलेस पार्टिकल है। अच्छा, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो इस तरह से टोटल प्लस कितने हैं, तो टोटल आप प्लस देख सकते हैं 11 है, और टोटल माइनस भी कितने हैं, तो टोटल माइनस भी 11 है। यानी कि ये एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी तरह से हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे तरीके से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एटम कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। आइए देखते हैं। जैसे हम सिंपल एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम होता है 1H1, यानी कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसके पास एक ही सेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अच्छा, अब इसके पास एक प्रोटॉन लाएं और प्रोटॉन को इस हाइड्रोजन एटम से हम क्या करें, इंटरेक्ट करें।
इंटरेक्ट कराएं तो क्या होगा, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या करने वाला है, यह प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपल करने वाला है, और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को क्या करने वाला है, उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, दोनों पर चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है, बस नेचर अपोजिट होता है, तो ये दोनों फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा, जिससे दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं, जिससे कि हम कहेंगे कि यह हाइड्रोजन एटम इस प्रोटॉन पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाएगा, ना अट्रैक्ट कर पाएगा ना रिपल कर पाएगा, यानी कि यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम कहेंगे कि यह हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं। चलिए कार्बन एटम देख लेते हैं। कार्बन का सिंबल होता है 6C12, यानी कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास, और 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 न्यूट्रॉन भी हैं, लेकिन न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, उस पर कोई चार्ज तो होता नहीं, उसकी हम बात नहीं करेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसको हम प्रोटॉन से इंटरेक्ट कराएं, प्रोटॉन को इसके पास है, तो क्या होगा, ये जो 6 प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को रिपल करेंगे, और ये 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये 6 प्रोटॉन मिलकर इसको जितने फोर्स से रिपल करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर इस प्रोटॉन को उतने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह उसको ना अट्रैक्ट कर पाएगा ना रिपल कर पाएगा, हम कहेंगे कि ये क्या है, यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, यानी कि कार्बन एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बात समझ आ रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसके भीतर चार्ज हैं, लेकिन जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव हैं। टोटल कितने प्लस हैं, तो टोटल 6 प्लस हैं और टोटल 6 माइनस हैं, जिससे कि 6 प्लस और 6 माइनस कैंसिल हो जाएंगे। टोटल नेट चार्ज कितना आएगा, तो नेट चार्ज इसका आएगा 0। तो नेट चार्ज 0 आएगा, हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बात समझ आ रहा है? तो 2 तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और एटम से मैटर बना होता है, एटम से मटेरियल बने होते हैं, तो मैटर भी क्या होते हैं, मटेरियल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जिसके कारण एक कुर्सी अगर है और एक मेज है आसपास, तो वो एटम से बने हुए हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, इसलिए वो मेज और कुर्सी एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो वो मेज और कुर्सी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। बात समझ आ रहा है? अच्छा, अब जो है सेकेंड, इसका जो सेकेंड पॉइंट है इसको हम समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिफिकेशन कैसे होता है, चार्ज कैसे किसी बॉडी पर आता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान देंगे, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है एटम में, यानी कि टोटल प्लस और टोटल माइनस क्या है, बैलेंस में है। बैलेंस में होने के कारण एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर हम किसी तरीके से प्लस और माइनस को इम्बैलेंस कर दें, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल न रह जाए, तब क्या होगा, तब एटम कन्वर्ट हो जाएगा आयन में और उस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आइए समझते हैं इसको। दोबारा कार्बन एटम लेकर देखते हैं। तो कार्बन एटम में आपको पता है कि इसके पास 6 प्रोटॉन है कार्बन एटम में और 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम इंटरेक्ट कराने वाले हैं एक प्रोटॉन से। अभी देखिए दोनों का नंबर क्या है, बराबर है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा दें, अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो अब क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 6 प्रोटॉन जो है इस प्रोटॉन को रिपल करेगा अधिक फोर्स से, और 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, कम फोर्स से। तो कौन अधिक है, 6 प्रोटॉन का जो रिपल्सन फोर्स है वो 4 इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये प्रोटॉन क्या होने वाला है, अट्रैक्ट होने वाला है कि रिपल होने वाला है, तो रिपल होने वाला है, इस पर लगेगा रिपल्सन फोर्स। और रिपल्सन कब होता है, आपको पता है कि सेम टाइप ऑफ चार्जेज के बीच में रिपल्सन होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पर यानी कौन सा चार्ज है, यानी इसको पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन को घटाने से। तो जब भी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, अच्छा, अगर हम उल्टा काम करें, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा दें, तब देखा जाए क्या होता है। पहले तो दोनों बराबर थे, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने जा रहे हैं। अभी 6 इलेक्ट्रॉन की जगह हम 8 इलेक्ट्रॉन कर दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम बढ़ा दिए, तो 6 प्रोटॉन जो है इसको रिपल करेंगे
और उससे कहीं ज़्यादा फोर्स से ये 8 इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन ज़्यादा है कि रिपल्सन ज़्यादा है? तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर ये प्रोटॉन क्या होने वाला है, ये अट्रैक्ट होने वाला है, यानी इस पर लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अट्रैक्शन कब होता है? अट्रैक्शन होता है अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस के बीच में। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ाने से, यानी कि जब भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एटम। ओके, अब एक अलग तरह का हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं, जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। उसके न्यूक्लियस में जो है, उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और सोडियम एटम की बात कर रहे हैं 11। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 281 लिखते हैं। तो फर्स्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट वाले सेल में आउटरमोस्ट सेल जो है, आउटरमोस्ट सेल को वैलेंसी सेल भी कहते हैं, वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब हम बात करें Cl एटम की, क्लोरीन एटम। क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, इसका तो 11 था। तो इसका आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 और 8 7। तो क्लोरीन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके न्यूक्लियस में आप 17 प्रोटॉन हो गए, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये हो गया थर्ड सेल। तो इसके जो है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, टोटल चार्ज देख लीजिए। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन्स क्या लिखोगे? चार्ज ऑन प्रोटॉन्स हम लिखेंगे 11 प्रोटॉन है, तो 11 और 1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? तो 1 प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस ई, तो प्लस ई, ये हो गया प्लस 11 ई। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो 11 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस ई होता है, तो ये हो गया माइनस 11 ए। तो नेट चार्ज ऑन एटम कितना हो गया? नेट चार्ज ऑन एन एटम, सोडियम एटम पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस 11 ई और माइनस 11 ई ऐड करेंगे तो ये हो गया 0, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सिमिलरली यहाँ भी आप निकालेंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। तो देखिए 17 प्रोटॉन है और 1 प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ई, तो ये हो गया प्लस 17 ई। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आपको चार्ज है माइनस ई होता है और टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका हो गया माइनस 17 ई। और नेट चार्ज ऑन क्लोरीन एटम, तो नेट चार्ज निकाल लीजिए, नेट चार्ज ऑन एटम। तो नेट चार्ज निकालेंगे तो प्लस 17 ई और माइनस 17 ई, ये दोनों आपका ऐड होगा तो बन जाएगा 0, यानी कि नेट चार्ज 0 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नेट चार्ज प्लस 11 ई और माइनस 11 ई ऐड होकर 0 हुआ था। अच्छा, अब देखिए, अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, किसी भी तरीके से, कई तरीके हैं, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, किसी तरीके से आउटर मोस्ट सेल का ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन में चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन चला जाए क्लोरीन में, तब क्या होगा? तब जो है
आपका सोडियम 11 प्रोटॉन, और अब इसके पास 2 शेल में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यह है क्लोरीन 17 प्रोटॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक 2 3, और एक क्लोरीन, एक सोडियम से आया इसमें 4, इसको थोड़ा अलग तरीके से दिखा रहे हैं 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8। अब देखिए, तो अब जो है इसका चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो ध्यान देंगे चार्ज ऑन प्रोटॉन टोटल 11 प्रोटॉन है, तो 11 इंटू प्लस ई, ये आपके हो गया प्लस 11 ई। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देख लो, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये होगा टोटल। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने रह गए हैं? पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 11, लेकिन अब एक घट गया है, अब हो गया है कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ई, तो ये हो गया माइनस 10 ई। अब जो है नेट चार्ज देखो, ये आयन में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये नेट चार्ज हो गया, नेट चार्ज ये हो जाएगा प्लस 11 ई, और माइनस 10 ई आएगा कितना? प्लस ई, यानी कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये बन गया क्या? ये सोडियम आयन बन गया, ये Na प्लस आयन बन गया, सोडियम आयन बन गया। यहाँ सोडियम एटम था, सोडियम आयन बन गया। कैसे बना? तो एक इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हुआ है तो एक पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी सोडियम में हुआ होता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्लोरीन की बात कर रहे हैं। क्लोरीन तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसमें टोटल 17 प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस ई, तो ये हो गया प्लस 17 ई। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया है, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये हो गया 18 इंटू माइनस ई, जो हो गया माइनस 18 ई। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा अब? तो नेट चार्ज हो जाएगा आपका प्लस 17 ई और माइनस 18 ई, आ गया माइनस ई। तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये अब ये क्या बन गया है? क्लोरीन आयन बन गया, क्लोरीन आयन। पहले क्लोरीन एटम था, सोडियम एटम था। तो हम क्या देख रहे हैं? सोडियम ने क्या किया? इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इलेक्ट्रॉन के लॉस से क्या आया है? इलेक्ट्रॉन के लॉस से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पॉइंट 2, तो इलेक्ट्रिफिकेशन में पॉइंट 2 हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट द प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रिफिकेशन को चार्जिफिकेशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन of a body only electrons are responsible, only electrons are responsible, not the proton। तो इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी से पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के एक्सेस से नेगेटिव चार्ज आता है। ये हाइड्रोजन आयन, तो इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? इस पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। ठीक है, लिथियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। बेरिलियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद से आप देखिए सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। मैग्नीशियम आयन इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन की कमी से 3 पॉजिटिव चार्ज आता है उस पर। ठीक है, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन की कमी से 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें, 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी से 2
पॉजिटिव चार्ज आता है तब इसको फेरस कहते हो, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है 3 पॉजिटिव चार्ज आता है तब इसको फेरिक कहते हो। ऐसे आयन्स आप पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में। उसी तरीके से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता से एक नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से आप पढ़े हैं नाइट्राइड पे होता है 3 नेगेटिव चार्ज। फास्फेट आयन पे 3 नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की इस पर क्या है, अधिकता है। सल्फेट 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज क्यों है? तो 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, इन पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जितने 1 इलेक्ट्रॉन की कमी से 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी से 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी से 3 पॉजिटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता से 1 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता से 2 नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता से 3 नेगेटिव चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी उसी के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। तो केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आने के पीछे, ठीक है। प्रोटॉन नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बात आ रहा है कि प्रोटॉन को क्यों नहीं हम एक एटम से दूसरे एटम में मूव करा सकते हैं? तो इसके 3 वजह आपको हम बता दे रहे हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? तो आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के साथ मजबूती से बंधा होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना आसान नहीं है, प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता। फर्स्ट रीजन क्लियर हो गया होगा प्रोटॉन को क्यों नहीं निकाल सकते हैं। सेकेंड रीजन भी समझ लीजिए। तो सेकेंड रीजन ये है कि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है आपका 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जबकि मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो दोनों के मास में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इसका पावर है -27, इसका पावर है -31। तो जब आप रेशियो निकालेंगे तो प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 टाइम्स ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होने के कारण उसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, वो ज़्यादा अंदर है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल है जो कि बाहर जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो जब भी किसी एटम को लाएंगे, इस एटम से एक एटम को लाएंगे दूसरे एटम से इंटरेक्ट कराने के लिए, तो बाहर जो ये लाइट पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन जो लाइट पार्टिकल है वही इंटरेक्ट करेंगे, वही बाहर निकलेंगे इंटरेक्ट करने के लिए। जबकि प्रोटॉन जो है हैवी होने के कारण अंदर जो है पड़ा रहता है न्यूक्लियस में, ठीक है। अच्छा, अब इसका थर्ड रीजन समझ लीजिए कि प्रोटॉन को क्यों नहीं निकाला जा सकता है। तो चलिए देख लीजिए। थर्ड रीजन है कि साइज ऑफ एटम अपॉन साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो एटम का जो साइज होता है 10⁻10 के आर्डर का होता है, ठीक है। इसका जो रेडियस होता है 10⁻10 मीटर के रेडियस का एटम का रेडियस होता है, जबकि न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻15 मीटर का। तो 10⁵ यानी कि जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में इतने टाइम्स ज़्यादा है। एटम बहुत बड़ा है जबकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। न्यूक्लियस उसके भीतर है, बीच में है, बहुत छोटा है, जबकि एटम बहुत बड़ा है। तो एटम जो है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, और कह सकते हैं ये जो फ्री स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये फ्री स्पेस न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो जब एक एटम से दूसरा एटम इंटरेक्ट कराने के लिए पास लाएंगे तो कौन इंटरेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन ही इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है केवल उसी का ट्रांसफ़र भी होता है। इनर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। क्यों आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, इसका रीजन हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स से बंधा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन जो है
सेल छोड़कर नहीं जा पाते हैं और घूमते रहते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस अधिक होता है। डिस्टेंस अधिक होने के कारण यहाँ पर जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स वीक है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स वीक है। इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये लूजली हेल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। लूजली हेल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही निकालना क्या है, आसान है। तो आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन का केवल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में जो है न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होता है जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होने के कारण प्रोटॉन को तो निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट, एक शॉर्ट नोट देखिए। एक क्वेश्चन है छोटा सा कि अगर एक आयन है पॉजिटिवली चार्ज आयन और इस पर 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस पर 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसको अगर हमको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना हो, मतलब इसका हमको चार्ज 0 कूलाम करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या उपाय है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन घटाएंगे बढ़ाएंगे, प्रोटॉन घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 10 पॉजिटिव ख़त्म करने के लिए इसमें से 10 प्रोटॉन निकाल लें, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया है क्या कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तभी ख़त्म होगा जब हम 10 यूनिट नेगेटिव चार्जेस को दे दें, इलेक्ट्रॉन इसको दे दें। अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू गेन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है चार्जिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि प्लास्टिक का कॉम्ब है उसको ड्राई हेयर पे रब कर रहे हैं और एक प्लास्टिक की रॉड है उसको हम सिल्क से रब कर रहे हैं। तो वह प्लास्टिक का कॉम्ब लाइट पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। वो प्लास्टिक की जो रॉड है वो वुड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा वो कॉम्ब क्या कर रहा है, वो कॉम्ब जो है वाटर पतला थिन करेंट ऑफ वाटर, पतला जो है धार गिर रहा है पतला जल का, उसको भी क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो रबिंग से, फ्रिक्शन से कैसे चार्ज डेवलप होता है, इस बात को आपको समझना है। चलिए तो क्या करते हैं कि दो बॉडी हम ले लेते हैं समझाने के लिए। एक बॉडी ए है और एक बॉडी है, दूसरा मटेरियल है बी। दो अलग अलग मटेरियल है, दोनों को हम रब कर रहे हैं। तो हम कॉन्टेक्ट सरफेस या रबिंग पार्ट, जो रबिंग पार्ट होगा उस रबिंग पार्ट पर दोनों के एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, फ्रिक्शन होगा उन एटम्स के बीच में, उन एटम्स के बीच में फ्रिक्शन होगा। भाई ये ढेर सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, ढेर सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, ये भी ढेर सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हम केवल उन्हीं एटम्स की बात कर रहे हैं जो रबिंग पार्ट पर हैं। कॉन्टेक्ट सरफेस पर जो रबिंग पार्ट पर जो एटम्स हैं, केवल उन एटम्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा और वह वर्क करने से वर्क कन्वर्ट होगा हीट में। ठीक है, वर्क कन्वर्ट होगा हीट में। उस हीट को आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो आउटर मोस्ट सेल के, इन एटम्स के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। हीट को एब्जॉर्ब करने से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उसके बाद वह न्यूक्लियस को छोड़ करके, एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब वो फ्री हो चुके इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों बॉडी में से जिसके एटम का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगा वह फ्री हो चुके इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट सेल में खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है क्लास 11th में। तो मान लीजिए बॉडी बी के एटम्स का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, मतलब बॉडी बी के न्यूक्लियस
ज़्यादा पावरफुल है वो इलेक्ट्रॉन को अपने में खींच सकता है, तो वह इसके फ्री हो चुके इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में खींच लेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब यही है कि किसका न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो जिसका न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगा, पावरफुल जो होगा, वह दूसरे बॉडी के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में खींच लेगा। ठीक है, इस तरह से एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ठीक उतना ही दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इक्वल और अपोजिट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको वर्क फंक्शन से भी आप समझा सकते हैं। वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्लास 12 में एक चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ पर आपको वर्क फंक्शन पढ़ने को मिलता है। वर्क फंक्शन को W0 से डिनोट करते हैं या फाई से डिनोट करते हैं। तो जिसमें 2 बॉडीज में से जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता जाता है। अब बात आ रहा है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान देंगे वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी require to extract 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है, तो बॉडी बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ बॉडी ए के। मतलब बॉडी ए के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी से ही निकाल सकते हैं। बॉडी ए का वर्क फंक्शन कम है, मतलब कम एनर्जी से ही उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। जबकि बॉडी बी के का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो बॉडी बी के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो 2 बॉडी को जब भी आप रब करेंगे तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इस तरह से 2 बॉडी अपोजिटली और इक्वल चार्ज हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कॉम्ब को जब हेयर पे रब करते हैं तो कॉम्ब कैसे जो है पेपर ऑफ पीसेस को अट्रैक्ट करता है। जब आप कॉम्ब को हेयर पर रब करते हैं तो हेयर से इलेक्ट्रॉन कॉम्ब में आ जाते हैं, तो कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर चार्ज कितना डेवलप होगा दोनों के ऊपर, ये भी हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा +n × e, और इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा -n × e। ठीक है, तो Q = NE फार्मूला है, इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल लगता है। ये कैसे पता है कि इसके ऊपर इतना चार्ज आएगा, इसके ऊपर इतना चार्ज आएगा? तो ध्यान दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से कितना चार्ज डेवलप होता है। सिंस चार्ज डेवलप्स ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो चार्ज डेवलप होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इसलिए n इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से कितना चार्ज डेवलप होगा, तो चार्ज डेवलप्स ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, तो n इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज डेवलप होगा तो n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, n × 1.6 × 10⁻19 कूलम। अच्छा, n 1.6 × 10⁻19 कूलम को क्या कहते हो, स्मॉल e कहते हो। तो जो चार्ज डेवलप हुआ कितना हुआ, n × e। बस एक पर पॉजिटिव आएगा और दूसरे पर नेगेटिव आएगा, तो दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, n × e चार्ज डेवलप होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में चार्जिफिकेशन के और भी कई मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के और भी कई यूनिट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के कई यूनिट्स हैं, केवल कूलम ही नहीं है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, और काफ़ी डिटेल में आज मैंने हर चीज़ को बताया आपको, और काफ़ी डीपली मैंने हर चीज़ बताया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। थैंक यू।